ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜੇ.ਕੇ. ਚੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਫ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਮੋਰ ਲੈਸ ਡਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟੋਟਲ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਇਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਸਪੀਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If we keep on doing what we're doing, we're going to keep on getting what we're getting. So ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। So you see the headline. So ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 1993 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2022 ਤੱਕ। ਐਵਰੀ 5 years ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ ਐਵਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BSP ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੋ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ, 96 ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ, 2002 ਵਿੱਚ 98, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 206 ਐਵਰੀ 5 years। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 50%, 403 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ BSP ਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੀਏ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਕਲਾਈਨ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 80, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 19, ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 1922 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1992 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 92 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਆਲਾ 9 ਸੀਟ 1 ਸੀਟ 1 ਸੀਟ। ਸੋ एक्चुअली पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कोई हिस्ट्री है नहीं BSP की। मैं ये के साहब से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले जो कि अशोक साकेत जी है हमारे साथ इस वक्त, उन्होंने अपना वीडियो ओपन भी कर लिया है। वो अपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात करे और बताएं कि डाउनफॉल ये कैसे आया है और उसके क्या कारण है और हमारे पास अब क्या बचा है, क्योंकि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम अंधेरे में हैं कि कहां से कहां पहुंचकर कहां पहुंच गए हैं। इस वक्त हम अंधेरे में हैं, हम क्या करें, कैसे चले। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अशोक साकेत जी अपने विचार रखें और 10 मिनट के अंदर ही अपने विचार अपने व्यक्त करें ताकि हम सभी को समय दे सकें और समय के अंदर ही हम इस बात को हम पूरा कर सकें। और अशोक साकेत जी। थैंक यू मिस्टर सिलहन जी। सबसे पहले तो कांसी रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें एक मंच प्रोवाइड कराया और इस कार्यक्रम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा साधुवाद। साथियों, आज जो ये डिस्कशन चल रहा है डाउनफॉल ऑफ द BSP, निश्चित तौर पे ये आज पूरे देश का एक मुख्य प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है तो जिसको हम SC ST OBC समुदाय कहते हैं उसको इस पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी आशाएं जुड़ी हुई और लोग इसके थ्रू अपने आप को एज ए शासक जमात देखते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मान्यवर कांसीराम साहब की जो पृष्ठभूमि है वो पंजाब है, वो पंजाब में पैदा हुए पले बढ़े। और सबसे बड़ी बात, जिस अम्बेडकरिज्म की उन्होंने बात की, जब वो पूना गए, पूना में उन्होंने अपनी जॉब की और उस दौरान 1964 में घटना घटी
DRDO विभाग के अंदर। उसके बाद जो संपर्क में आए, लोगों से बात हुई, वो घटनाक्रम के बाद ही उनका जो है तो एक मन बना और उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा ये समाज है SC ST OBC, खास तौर से शेड्यूल कास्ट, इसको, इसकी जो समस्याएं हैं इसको निजात दिलाने के लिए हम पढ़े लिखे लोगों को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले कर्मचारियों को जोड़ना शुरू किया और 73 में उन्होंने बामसेफ की एक बॉडी तैयार की जो 1978 में आके उसको एक विस्तृत स्वरूप दिया। उसके बाद 81 में उन्होंने DS4 की स्थापना की। वो एक संघर्ष समिति थी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उसके थ्रू हम सामाजिक मुद्दों को उठाते थे और एक्टिविटी समाज की होती थी। उससे काम बढ़ा तो एक जरूरत महसूस हुई कि अब सत्ता की ओर भी कदम बढ़ाया जाए और 84 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन के दिन 84 में BSP की स्थापना हुई। लेकिन जो आज हम डाउनफॉल देख रहे हैं, ठीक है, हम अभी शुरुआती कुछ 10-15 वर्षों से ज्यादातर हम डाउनफॉल देखते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 10 वर्षों से मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो डाउनफॉल है वो पहला डाउनफॉल 1985 में ही शुरू हो गया था। जो बामसेफ के तहत जो एक बुद्धिजीवी अधिकारी कर्मचारियों को जो कांसीराम साहब ने जोड़ा था, सबसे पहले उन्होंने इस BSP को कमजोर करने का काम किया। आप लोगों को पता होगा 12-13 जनवरी 1985 में बंबई के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें DK खापड़े, BD बोरकर, बामन मेश्राम, एक्स्ट्रा ये एक टीम थी पूरी। इन्होंने मानवर कांसीराम साहब को आमंत्रित किया था। मानवर कांसीराम साहब वहां गए, लेकिन वहां का कुछ नज़ारा कुछ और था और वो बिना मीटिंग हुए मानवर कांसीराम साहब वहां से आ गए। इसके बाद मानवर कांसीराम साहब ने अनाउंस किया कि बामसेफ बिक गई है। उस समय राजीव गांधी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी ने बामसेफ को डिस्टर्ब किया है। तो ये पहला जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो 85 में शुरू हुआ और जो एक बुद्धिजीवियों की टीम थी वो अलग हो गई। इसके बाद उस टाइम तक जो मायावती जी हैं उनका BSP में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन जैसे बुद्धिजीवी जो वर्कर्स थे, जो टीम थी वो अलग हुई, तो जो कमजोर लोग थे, जो स्वार्थी लोग थे, उनको आगे आने का मौका मिल गया। बहरहाल मान्यवर कांसीराम साहब ने किसी तरह मामले को संभाला और इस BSP को आगे बढ़ाया। 89 में इलेक्शन हुए तो उसमें सीटें आई 90। इसके बाद 93 में उन्होंने मुलायम सिंह को खड़ा किया। उस समय मुलायम सिंह बहुत ज्यादा प्रचलित राजनीतिज्ञ नहीं थे। वो कांसीराम साहब की देन थी कि उन्होंने एक राजनीति के तहत उनको मजबूत किया और एक नारा दिया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और उसी का नतीजा था कि सपा बसपा की जो पहली सरकार बनी 1993 में, उसमें 11 मंत्री बहुजन समाज पार्टी से बने और वो पहला दौर था जो समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल था कि समाज ने पहली बार अपने बल पे अपनी राजनीति स्थापित करके और शासन सत्ता में भागीदारी प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश में जब 93 में सरकार बनी, उसी दौरान उत्तर प्रदेश से लगे हुए हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, ये जो हिंदी बेल्ट थे, यहाँ पार्टी का जबरदस्त जनाधार बढ़ा। इसके बाद जब उस टाइम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ थे, वहां जब इलेक्शन हुए वहां 12-11 MLA जीत के आए और वोट परसेंट भी 6-7% तक गया। इसके बाद अब जो दौर आता है 95 का, 95 में जो एक गेस्ट हाउस कांड जिसको प्रचारित किया गया,
उसके बाद से सपा बसपा अलग हुई। उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें मायावती जी का प्रभाव ज्यादा नजर आता है। कांशीराम साहब वहां से बैक फुट में जाते हुए दिखते हैं। और यही वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को अपने आगोश में लेना शुरू किया। क्योंकि सत्ता थी तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीएसपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गिरफ्त बनानी 95 से शुरू कर दी थी। 95 में जो बीएसपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी, इसके बाद 97 में बनी। तो इसमें मायावती जी चूंकि मुख्यमंत्री बनी तो इनके पास पार्टी का और एक एज ए मुख्यमंत्री पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। तो ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश के जो वर्कर थे वो मायावती जी की को मानने लगे। इसके बाद 2002 में उन्होंने फिर जो गठबंधन करके सरकार बनाई और मुख्यमंत्री 2003 में मान्यवर कांशीराम साहब बीमार होते हैं। 2006 में उनकी डेथ होती है। और इस डेथ में जो भी थोड़ा नाराज थे बीएसपी से लोग, उन्होंने सब मिल के एक साथ इस उद्देश्य के तहत कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है और ये मान्यवर कांशीराम साहब के गैर हाजिरी में कमजोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए पूरे जो बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता थे वो उत्तर प्रदेश में लगे। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज संगठित हुआ और 2007 में मान्यवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप बहुमत की सरकार बनी। लेकिन हमने उसको समझने में भूल की। सरकार, ये बात तो एकदम 100% सही है कि सरकार बहुजन समाज के मेहनत की वजह से बनी, लेकिन उसका क्रेडिट ब्राह्मण वर्ग को दे दिया गया, ब्राह्मण वर्ग ले लिया। और सबसे ज्यादा जो नारा प्रचलित किया गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन ने सरकार बना दी। वहां से जो हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का मूलाधार था, जो मूल सिद्धांत था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो पार्टी बात करती थी कि SC ST OBC माइनॉरिटी यानी जो दबे कुचले लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो सत्ता से बेदखल लोग हैं, उनको सुरक्षाएं प्रोवाइड करने के लिए जो हम राजनीति कर रहे हैं वो एक माध्यम है। और इस माध्यम का सदुपयोग करके हम अपने लोगों को उनकी स्थिति की सुधार के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। तो ये 2007 की जो सरकार थी इसमें पूरा रंग रूप बदल गया। नारा दिया गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। अब चूंकि सत्ता थी तो बहुत सारी कमजोरियां सत्ता के बल पे दबा दी गई, लोगों की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये जो असली गेम है, ये इसके बीएसपी के पतन की जो असली शुरुआत है वो 2007 से ही शुरू हो गई थी। और 2012 में जब चुनाव हुए, रिजल्ट आए और पार्टी 206 सीट से 80 सीट में सिमट गई, तब लोगों को पता चला कि ये क्या हो गया। वहां से इसके बाद आप सब लोगों को पता है 2012 के बाद जो 17 में इलेक्शंस हुए उसमें पार्टी 80 से 19 में आ गई। इसके बाद भी हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम जो 2007 का एक जो जिसको हम गोल्डन चांस कह सकते हैं उसी पे हम वर्क करते रहे। उसके नतीजों के पीछे कारण क्या थे, मजबूती क्या थी, उसको बिना समझे हम उसी चीज को प्रमोट करते रहे। और नतीजा ये हुआ कि 2022 के जब इलेक्शन हुए तो ऑलमोस्ट हम 0 में पहुंच गए। जो एक सीट जो बताई जाती है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसी सीट है जहां से एक ठाकुर कैंडिडेट जीत हासिल कर पाए हैं। वो अगर निर्दलीय लड़ते तब भी जीत जाते, उसमें बीएसपी का कोई योगदान मैं नहीं समझता। वो ऐसा कैंडिडेट है कि वो निर्दलीय भी जीत जाता। कुल मिला के रिजल्ट 0 है। ये तो रही बीएसपी की कहानी। अब जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि माननीय सलहन जी ने कहा कि अब आगे क्या, तो ये निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है। हमारी जो 20-25 करोड़ आबादी है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का हल ढूंढना पड़ेगा।
हम बातें करें, चिंता व्यक्त करें, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला, हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों ने 2012 से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि ये जो नीतियां बन रही हैं बीएसपी की, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये गलत हैं और ये बीएसपी के पतन के जिम्मेदार होंगे, कारण है। लोगों ने नहीं सुनी बात, तमाम तरह तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन हमने एक सामाजिक दायित्व के तहत अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम लोगों ने कंटिन्यू 12 से 19 तक हम लोगों ने अपनी बात जारी रखी। और जब देखा कि बहुजन समाज पार्टी में किसी सुधार की गुंजाइश नहीं बची, शेष नहीं है, तो 2019 में हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई और जो बीएसपी के पुराने मिशनरी कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया। तब से आज तक करीब 10-12 स्टेटों में हमने अपनी यूनिट गठित कर ली है और हमें पता है कि अगर बहुजन राजनीति को जिंदा करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है मान्यवर कांशीराम साहब का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बहुजन राजनीति ही हमारी राजनीतिक समस्याओं का समाधान है। अगर हमारी बहुजन राजनीति कामयाब होती है तो हमारी जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान निश्चित तौर पे होगा और इसके लिए हमें प्रयास करना है। अब चूंकि आज के टाइम में लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि लोग एक प्लेटफॉर्म में आए और जब समस्याएं हम सबकी साझा है तो संघर्ष भी हम सब का साझा होना चाहिए। इस तरीके के प्रयास हम लोग शुरू करेंगे, अभी बातें चल रही हैं। तो अब जो जिस स्टेज में बीएसपी पहुंच गई है, मेरा ऐसा मानना है कि अब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश शेष नहीं बची है, अब इसका अंत निश्चित है। इसलिए समय रहते इसका एक अल्टरनेट बनाना होगा। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने वो अल्टरनेट बनाने का प्रयास किया है और बहुजन समाज जो इंडिया के अंदर सुन रहा है, इंडिया से बाहर जो विदेशों में बैठे सुन रहे हैं, उनसे भी हमारी विनम्र अपील है कि इस बात को आप लोग भी सोचे समझें और इस रास्ते को आगे बढ़ाने में यथाउचित सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से कांसी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांसीराम।